हेलो फ्रेंड, एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी मेंस के अंतर्गत जो पेपर एक है उसके पार्ट वन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के तहत हम संथाल विद्रोह के कारण, महत्व और परिणामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनजातीय विद्रोह में सबसे जो व्यापक विद्रोह के रूप में संथाल विद्रोह को जाना जाता है, जिसका कि पीरियड 1855 से 56 के बीच में है। यहाँ पे देखते हैं कि संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासक को अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन लाने पर बाध्य करता है। हम लोग देखते हैं तो पिछले कई वर्षों में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि मुख्य जो प्रश्न पूछे गए उस पर कारण और परिणाम, कारण परिणाम पे ही मुख्य रूप से फोकस रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध सशक्त जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करती है। तो आक्रामकता के साथ साथ हम इसका जो महत्व है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 2001 में हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। तो आक्रामकता किस रूप में है, विद्रोह की वर्णन करते हुए इसका जो महत्व है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो लेकिन जो मेरा इस जो वीडियो होगा उसमें मेन फोकस जो होगा कारण परिणाम तथा उसका जो महत्व है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो संथाल विद्रोह के जो मुख्य कारण थे वो आर्थिक थे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके अलावे जो धार्मिक कारण, सामाजिक, राजनीतिक कारण तथा तत्कालीन कारण के हम चर्चा करेंगे। तो आर्थिक कारण में हम लोग देखते हैं कि जो संथालों के जनजातीय लोग थे उनके जीवन यापन का मुख्य जो था वो कृषि तथा वन संपदाओं पर निर्भर होता था। अस्थायी बंदोबस्त आने के बाद संथालों के हाथ से जमीन निकल गई। उसके बाद वो राजमहल की पहाड़ियों, जिसको कि दमनी को कहा जाता था, वहाँ पे वो रहने लगे। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ के जो साहूकार थे तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ने ही संथालों को शोषण करना स्टार्ट किया। यहाँ तक कि जो दिकुओं और व्यापारियों द्वारा संथालों के द्वारा जो ऋण लिया जाता था उस पर काफ़ी अधिक ब्याज वसूले जाने लगते हैं। आदिवासी चूँकि पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसके कारण जलसाजी कर तय दर से अधिक ब्याज वसूलना आम बात हो गई थी। यहाँ तक कि उनके द्वारा जमीन भी हड़प लिया जाता था। यहाँ पे जो उस समय जो संथाल थे वो वन नीति से भी प्रभावित होते हैं। पहले है कि जंगल को काटकर लकड़ी प्राप्त करना तथा मवेशी चराना उनके लिए आम बात थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो वन नीति लाई जाती है उसके द्वारा संथालों के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो 19वीं सदी से मध्य से रेलवे का भी विकास होता है। इसी क्रम में संथाल क्षेत्र में भी भागलपुर से बर्धमान के बीच में रेलवे लाइन का विकास किया जाता है। इसमें किए कि जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई होने लगती है। इस कटाई के साथ साथ भूमि अधिग्रहण भी किया जाने लगा, जिससे कि संथाल प्रभावित होने लगे। इस संथालों की आजीविका प्रभावित हो रही थी इससे। इसके साथ साथ कम वेतन पर भी काम करने को मजबूर किया जाता था। इसके अलावा कहीं कहीं तो बेगार भी, संथालों से बेगार भी ली जाती थी। इसी कारण संथालों में काफ़ी गुस्सा, विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। धार्मिक कारण में हम लोग देखते हैं कि 1833 को चार्टर एक्ट आता है, उसमें कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है। इससे संथाल के जनजातीय लोग भी प्रभावित होते हैं। उनकी जो पारंपरिक मान्यताएं थी, आचार संहिता था, वो भी उन खतरे में उनको दिखाई पड़ने लगता है। सामाजिक राजनीतिक कारण में हम लोग देखते हैं कि जो संथालों की जो पारंपरिक व्यवस्था थी वो काफ़ी स्वायत्त व्यवस्था थी। मुकदमों एवं अन्य कार्यों में उनके द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाता था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश के जो कानून आता है उसके जो मांझी प्रणाली तथा पारपा प्रणाली था वो भी प्रभावित होती है ब्रिटिश कानून से। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी मांझी प्रणाली तथा पारपा प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर एक साथ वो बैठते थे तथा उनके द्वारा स्वयं किसी मुद्दे पर निर्णय लिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश कानून आने से उनको यह भी प्रभावित होने लगा। अब हम तत्कालिक कारण में देखते हैं कि जून 1855 में एक चोरी की मामूली सी घटना से कई संथाल लोगों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको बेरहमी से पीटा जाता था। इसी में उग्र होकर संथाल के जनजातीय लोग वो थाने के इंस्पेक्टर को आग लगा के मार देते हैं। इसके बाद विद्रोह काफ़ी फैल जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो इस विद्रोह में ब्रिटिश दफ्तरों एवं संस्थाओं, थानों, डाकघरों एवं अन्य ऐसी संस्थाओं पे वो आक्रमण करते हैं जिसको कि वो गैर जनजातीय प्रतीक मानते हैं। भागलपुर और राजमहल के बीच सभी सरकारी सेवाएं ठप कर ली जाती है। लेकिन ये है कि निर्दयतापूर्वक इस विद्रोह को कुचला जाता है। तो सबसे प्रमुख जो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र थे वो बीरभूम,
सिंहभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग, भागलपुर तथा मुंगेर। जो प्रमुख नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। इसके अलावा जो चांद और भैरव जो उनके भाई थे, उनके द्वारा भी संथाल विद्रोह में काफ़ी प्रमुखता से भाग लिया गया। संथाल विद्रोह की एक विशेषता ये भी है कि इसको मसीहाई या अर्ध धार्मिक स्वरूप भी इसको प्रदान किया जाता था। इसके दो प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू, उनके द्वारा एक संदेश दिया गया कि ये जो विद्रोह उनके द्वारा किया जा रहा है, अंग्रेजों से वो लड़ाई कर रहे हैं, वो ठाकुर एवं इस देवता के आदेश पे वो कर रहे हैं। इसमें भाग लेने वाले जो भी लोग इसमें भाग लेंगे उसकी रक्षा वो ठाकुर करेंगे। इससे क्या हुआ कि लोगों में आप एक समर्पण एवं समर्थन की भावना आई और वो नई शक्ति के साथ इस विद्रोह में वो भाग लेने लगे। अगर हम महत्व एवं परिणामों की चर्चा करते हैं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह के बाद 1855 का अधिनियम आता है, जिसके कि संथालों की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इसके हम लोग देखते हैं कि इस पर संथाल परगना को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, जिसमें कि हम लोग वो भागलपुर तथा बीरभूम जिलों को काट के इस संथाल परगना को एक नया जिला बनाया जाता था तथा इस एरिया को निषिद्ध एरिया घोषित किया जाता है, जिसमें कि यहाँ इसका मतलब हो कि यहाँ पे बाहरी लोगों को प्रवेश एवं गतिविधि को नियंत्रित किया जाता लगा था। संथाल परगना की जो मुख्यालय था वो दुमका को बनाया जाता है। इसके अलावा दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल को उप जिले के रूप में बनाया जाता है। इस विद्रोह के बाद हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम पारित होता है, जिसमें कि जो उसमें को जो विद्रोह का मुख्य कारण था कि जनजातीय लोग की जो जमीन थे वो बाहरी व्यापारियों दिग्गों में स्थानांतरित हो जा रही थी। तो कास्तकारी अधिनियम ला के जनजातीय लोग भूमि के स्थानांतरण पे रोक लगाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ पे भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज वुड थे, उनके नेतृत्व में एक पुलिस नियमावली 1856 लाया गया, जिसमें कि वहाँ पे उनके मुखियाओं एवं ग्राम पदाधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई, जिसमें कि वो मौखिक रूप से मुकदमों का निपटारा करने लगे थे तथा अपराधी तथा नागरिक दोनों प्रकार मुकदमों का निपटारा ग्राम पदाधिकारियों के सहयोग से किया जाता था। जो उनकी पारंपरिक व्यवस्था की स्वायत्तता थी उनको वो बरकरार रखने का प्रयास किया जाने लगा इस विद्रोह के बाद। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह पहला विद्रोह था जिसमें कि स्वराज एवं स्वशासन की बात की गई, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य बिंदु थे। संथाल विद्रोह पूरी तरह से सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें आगे जो इसका जो विद्रोह होता है उसको वो एक दिशा प्रदान करता है। संथाल विद्रोह ने सबसे कमजोर तबके के लोग थे उसको सोचने के दृष्टिकोण में बदलाव लाता है। जनजातीय लोग जो सबसे कमजोर वर्ग थे उनको इस विद्रोह के बाद अधिक सशक्त और आत्मविश्वास में वो बदल जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि कार्ल मार्क्स, उस समय के जो महान मार्क्सवादी नेता थे, कार्ल मार्क्स सबसे महान नेता, उनको संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति के रूप में उनको संज्ञा दी जाती है तथा उनके अपने बहुचर्चित पुस्तक द कैपिटल है उसमें उनकी जगह देते हैं। संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति के रूप में द कैपिटल अपनी पुस्तक में लिखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो मुख्य जो क्वेश्चन के जो बिंदु थे कारण एवं परिणाम, इसकी हम चर्चा किए हैं। साथ साथ ये दोनों का पॉइंट भी आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।